नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की, क्योंकि एक तरफ कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो पंचायत कर कर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा और यूपी के कई राज्यों में किसान दिल्ली में शामिल हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और करनाल में उस समय हंगामा हो गया जब कैमला गांव में किसान सीएम मनोहर लाल की रैली का विरोध करने लगे। पुलिस ने किसानों को रोका तो दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई और हंगामा इस कदर बढ़ा कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी वहां पर दागने पड़े और वाटर कैनन भी चलानी पड़ी। इसी बीच किसानों ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। बता दें कि करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी की तरफ से किसान महापंचायत रैली बुलाई गई। इस रैली में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनका विरोध करने के लिए वहां पर हजारों किसान एकजुट हो गए। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने तो पुलिस ने उग्र किसानों पर ठंडे पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले दागे। साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया। इससे वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सैकड़ों किसान आसपास के इलाकों में जमा हो चुके हैं और फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से किसान वहां पर पहुंचे, विरोध किया गया और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए ताकि उनको तितर बितर किया जा सके। लेकिन ये किसान है, ये वो किसान है जो ना धूप देखते हैं, ना छांव, ना सर्दी, ना गर्मी, हमेशा लगे रहते हैं अपने खेतों में फसल ताकि उनकी अच्छी हो सके और पूरे देश का पेट भर सके। इसीलिए इन किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है, धरती पुत्र भी कहा जाता है। और अब अगर ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक चाहते हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके। और इसी के चलते केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। केवल जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। केवल जी, करनाल वो जगह है जहां से मुख्यमंत्री विधायक बने हैं और वहां पर जब वो पहुंचते हैं किसान पंचायत करने के लिए, तो ऐसी जगह पर जहां से वो चुने हुए हैं, जहां के वो प्रतिनिधि हैं, वहां पर भी उनका इतना जोरदार विरोध किया जाता है कि किसानों पर लाठीचार्ज तक करवाना पड़ा। देखिए, ये विरोध जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर और पूरे देश के अंदर है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए और उनका किसानों की जो मांग है उनका हल निकालना चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी 9वें दौर की जो सरकार है, 9वें दौर पे बातचीत शुरू करके भी अगर डेडलॉक की स्थिति लाती है और उसको रोकती है, तो ये बात जो है इसीलिए बढ़ रही है। उनको समझना चाहिए सरकार को कि वो किसानों की सरकार है, वो क्यों ऐसा काम कर रही है। उनसे बैठ के बातचीत करें और ये जो काले कानून है इनको वापस लें और दोबारा बैठ के बातचीत करें। ये व्यापारियों के कानून बनाए हैं, उनके हित में है, जो बड़े बड़े धनाटे हैं उनके हित में है। इन कानूनों को वापस लेकर के इनको किसानों की बात सुन के उनके हिसाब से जो किसान की मांग है उसके हिसाब से कानून बनाना चाहिए। लेकिन केवल जी, इस तरह की पंचायत की जरूरत क्या है? क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे, निकाय चुनाव चल रहे थे, उस वक्त अंबाला में भी कुछ ऐसे विरोध वहां पर देखने को मिला था। लेकिन अब अगर बात की जाए तो उनका गृह क्षेत्र है करनाल, और करनाल में अगर इस तरीके से उनका विरोध किया जाता है तो इस तरीके की पंचायत की जरूरत क्या है? जो अन्नदाता, जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां जाना क्यों उचित नहीं समझते कोई भी बीजेपी के नेता? देखिए, ऐसा है, जो सेंटर की सरकार है वो उनके पास किसान दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ से बैठा है। किसान की बात अगर 9वें दौर पे भी सरकार विफल करती है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि वो सरकार जो है उनकी बात नहीं सुनना चाहती। विरोध इस वजह से हो रहा है और किसान जो है इस वजह से विरोध कर रहे हैं। और उनको जो सरकार बनी थी, जिस समय मोदी जी 2014 के अंदर बड़े बड़े भाषण देते थे कि हम जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों के हक की बात करेंगे, तो ऐसे कानून जो है धनाटे को सुन के क्यों लाए गए? और कोरोना काल के अंदर उनकी बात सुननी चाहिए और हल निकालना चाहिए।
इसमें क्या है, किसानों ने उनको वोट दी है, आप किसानों का ही जो है उनकी ही नहीं सुन रहे। लेकिन केवल जी, यहाँ तो चाहे वो सीएम की बात हो या फिर हरियाणा के कृषि मंत्री की बात हो या फिर किसी और बड़े नेता की बात हो, वो तमाम लोग ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि ये जो आंदोलन हरियाणा में चल रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से चल रहा है। कांग्रेस के नेता इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, चाहे पीछे से कर रहे हैं, चाहे फिर कांग्रेस के जो समर्थक लोग हैं वो इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल निराधार बात है, क्योंकि जो दिल्ली के आसपास सब लोग बैठे हैं वो किसान हैं, और वो किसान के साथ जो है तोमर जी 9वें दौर की बातचीत कर चुके। तो वहां पे कौन सा कांग्रेस का नेता था? वहां पे सारे के सारे टोटल किसान नेता हैं, और वो किसान जत्थेबंदियां हैं, वही बात कर रही हैं तोमर जी से, जो हमारे कृषि मंत्री हैं। तो तोमर जी उनका हल क्यों नहीं करते? मोदी जी उनका हल क्यों नहीं करते? इसमें कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस तो इन काले कानूनों के बात समझती है और ये कहती है कि इन धनाढ्यों के अकॉर्डिंगली कानून ना बनाए जाएं। जिन लोगों ने किसानी करी है उनके किसानों के कानून बनाए जाए, उनके हक की बात की जाए। बिल्कुल। प्रवीण अत्रे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रवीण जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। प्रवीण जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन केवल ढींगरा जी, जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है अभी भी, क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी इस आंदोलन को हल्के में लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से इतनी ठंड में किसान 45 दिन के करीब हो गए और 60 किसानों की करीबन शहादत हो चुकी, तो इस बात को इनको समझना चाहिए सरकार को, और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सेंटर सरकार से बात करके किसानों की कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, जिससे किसान भी अपने घर में जाएं और अपने घर में अपना किसानी करें और किस आराम से काम कर सके। ये बात सरकार को समझनी चाहिए, सरकार को ही इसका जवाब देना है। वो मजबूरी में विरोध कर रहे हैं किसान। तो किसान की जब इतनी 60 आदमियों की ठंड में, ठिठुरती ठंड में शहादत हो चुकी, ऊपर से बारिश का मौसम, ऊपर से ठंड का मौसम, तो आप देखिए ना किसानों की क्या दुर्दशा है। तो ये बात सरकार जो है इतनी निर्दयी होगी कि उनकी अपने लोगों की बात नहीं सुन रही, हमारे देश के वासी हैं, उनको आपस में क्यों बांट रही है ये सरकार? बिल्कुल। प्रवीण जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, मुझे मिल रही है। प्रवीण जी, सीधा सा सवाल ये है, जिस तरीके से गृह क्षेत्र में करनाल में सीएम का आज विरोध हुआ है, क्या अभी कोई और भी अभी कुछ बाकी रह गया है या अब आंख खुल गई है सरकार की? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं सुन रहा था, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि सरकार किसानों की नहीं रही है। ये वो सरकार है जिसने लगातार 9 बार की वार्ता किसानों से की, लिखित प्रस्ताव दिया, किसानों की जो मांग शुरुआत में थी उन मांगों को मानने का आश्वासन दिया। उसके बावजूद विपक्ष जिस तरह से किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपनी ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो बयान कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पंजाब से आए किसानों के साथ बैठना चाहिए, ये उसकी परिणति है। एक तरफ अपने प्रदर्शन को करने के लिए संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान के में अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अपनी बात संवैधानिक तरीके से जनता के बीच में रखना चाहता है, प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात किसानों के सामने रखना चाहते हैं, तो ये लोग किस तरह की गुंडागर्दी करवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, ये आज आपने देखा। जी प्रवीण जी, क्या कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किसान नहीं है, या सिर्फ जो बीजेपी के कार्यकर्ता वही किसान है, उन्हीं के लिए आज महापंचायत हो रही थी? ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश है। सबसे बड़ी बात जो ये कह रहे हैं कि वहां दिल्ली के बॉर्डर पे किसान नेता बैठे हैं, मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा, जितने किसान नेता वहां बैठे हैं, चाहे वो पंजाब से आए हुए हैं, चाहे वो अपने योगेंद्र यादव साहब हैं, चाहे वो हनान मुल्ला साहब हैं, उनके एक बार सबके आप इतिहास को देखिए, जरा चेक करिए। कम्युनिस्ट फिर बात क्यों कर रही है सरकार अगर वो विपक्ष के लोग हैं? तो कांग्रेस से जुड़े हुए ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले इसी तरह से वर्ग विशेष को भ्रमित करके शाहीन बाग करवाया। आपको याद होगा जिस वक्त सीएए आया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने झूठ बोल बोल के नागरिकता चली जाएगी, डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा, और शाहीन बाग उसकी परिणति हुई, दिल्ली में दंगे हुए। लेकिन जब ये लोग वहां हो चुकी है, जिन लोगों की शहादत हो चुकी है, उनके बारे में भी इतिहास निकाल लीजिए, वो भी किसी न किसी राजनीतिक दल के समर्थक ही मिलेंगे। तो क्या इस तरीके से सभी किसानों का विरोध करते रहेंगे? जो
उनको समझाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? अगर विपक्ष के भी हैं, पहली बात तो ये कि विपक्ष के हैं तो फिर आप इस तरीके से उनको किसान नेता बता करके बात क्यों करते हैं? किसान संगठनों को न्योता क्यों भेजते हैं? फिर सीधा पार्टियों को न्योता भेज लीजिए। लेकिन अगर उनको न्योता भेजा जा रहा है बातचीत के लिए, उनसे बातचीत की जा रही है, तो फिर समाधान नहीं निकल पा रहा है। अधिकार है अपनी बात करने का, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन गुंडागर्दी करना, क्या ये लोकतंत्र है? क्या हमारे संविधान में गुंडागर्दी करने का भी अधिकार मिला है? ढींगरा जी, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उसको विपक्ष करवा रहा है, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, कौन विपक्ष था वहां पे? वो लोग किसान हैं। वो लोग 9वें दौर की बातचीत करके प्रधानमंत्री जी और तोमर जी और अमित शाह जी को चाह रहे हैं, अपनी कानून की बात करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान की हमारे हक के कानून नहीं है, कांग्रेस के हक का कोई लेना देना नहीं उस बात से। और ये बात कह रहे हैं कि वो इस तरह से है। ये असल में जो संघ था, इनका रोल मैं समझा देता हूं आपको। ये जो है पहले भी अंग्रेजों के साथ खड़ी रही और अंग्रेजों के साथ ये हर आदमी को बांटने का काम करती रही, सारे हिंदुओं को बांटने का काम ये आप कर रही है। कहीं जाट हिंदू, कहीं सैनी हिंदू, कहीं मराठा हिंदू, कहीं अपना पटेल हिंदू, कहीं सिख, कहीं मुसलमान, सबको बांटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की आदत है। ये इसी करके अपनी आदत का प्रयोग कर रही है और दंगे करवाना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये खुद दंगा करवाने की कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह आ जाए, दंगा भड़क जाए और हम जो है हमें रोटियां सेकने का टाइम मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये इसीलिए ये काम करना चाहते हैं और इसीलिए ये चीज को भड़काना चाहते हैं और बात विपक्ष पे करना चाहते हैं। जबकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हम तो किसानों की सिर्फ बात कर रहे हैं, हम किसानों के पीछे हैं, हम किसान आगे हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं, किसानों के कानून बनाए गए हैं, उनको रद्द करना चाहिए। और 9वें दौर की बातचीत में अगर तोमर जी किसानों की बात नहीं समझ रहे तो वो हंसते हुए जिस तरह से 9वें दौर की बातचीत में बाहर निकले थे, इसका मतलब सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी सरकार जो शासन में है, वो किसानों की बात नहीं सुनना चाहती। प्रवीण जी, भले ही बातचीत की जा रही है लेकिन साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है किसानों की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी, कि सिर्फ बातचीत का ढोंग किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है और इस आंदोलन को आगे बढ़ा करके कहीं ना कहीं ये साजिश है कि अब दंगे भड़के और फिर इनको किसी ना किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म करवाया जा सके। प्रवीण, देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं दंगों के ऊपर बता देता हूँ। यूपीए की सरकार जब देश के अंदर थी, मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे, पूरे देश में छोटे बड़े मिला के 3600 धर्म के नाम पे दंगे हुए थे। क्या मोदी जी के बनने के बाद एक भी ना आप दंगा बता दीजिए धर्म के नाम पे देश में हुआ हो? भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसका सीधा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, आपको धर्म के नाम पे किसी तरह का दंगा कोई नजर नहीं आया होगा। ये कांग्रेस की राजनीति रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही कांग्रेस। वर्ग विशेष के लिए योजनाएं बनी, लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति, उसकी परिणति आपने शाहीन बाग में देखी, उसकी परिणति आपने दिल्ली के अंदर जो दंगे करवाए गए इन लोगों के द्वारा, वो आपने देखा। अब जब बात होती है कि सरकार बातचीत, देखिए एक बड़ी सीधी सी बात है, आपने भी देखा जिस वक्त ये आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त किसान संगठन के नेताओं के द्वारा कुछ बातें कही गई थी, चाहे उसमें एमएसपी खत्म होने की बात थी, मंडी खत्म होने की बात थी, कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं है, इस पे एतराज था। जब सरकार ने बातचीत के जरिए इन सभी बिंदुओं पे, तो सबके सामने किस तरीके की बातचीत की जा रही है या फिर दिखावा किया जा रहा है? क्योंकि किसानों की जो शुरुआत से मांग थी वही आज बनी हुई है और ऐसे ही जिस तरीके से बातचीत हो रही है केंद्र सरकार के साथ, तो उसमें कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्रवीण अत्रे जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन हो चुका है और अब वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। राजधानी में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की जानकारी देते हुए यह बताया है कि दिल्ली में 89 साइट पर 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और सत्येंद्र जैन ने यह भी बताया है कि पहले फेज में सिर्फ अस्पतालों में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। 16 जनवरी को दिल्ली के 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन होगा। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन ने इस बारे में भी बताया है कि दिल्ली में 12 या 13 जनवरी तक वैक्सीन पहुंच जाएगी, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त स्टोरेज है। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि उनकी सरकार राज्य की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। ममता सरकार के इस फैसले को राज्य विधानसभा के चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। संभव है कि अगले गुरुवार से बंगाल में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी और इन सभी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी खेप पुणे से कोलकाता पहुंचनी है। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी का कहना है कि ममता केंद्र सरकार के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ममता सरकार को घेरने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान में रैली और रोड शो किया था। दूसरी तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अमित शाह से मुलाकात के बाद यह कहा कि राज्य में आतंकी संगठन पैर पसार रहे हैं। साइट्स को फाइनलाइज किया गया फर्स्ट फेज के लिए। केंद्र सरकार ने 5000 पूरे देश के अंदर साइटें फाइनल की और दिल्ली से कहा गया था कि आप 89 अपनी जगह चिन्हित कर लीजिएगा। तो दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जिसमें से 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है। तो 89 साइट्स हैं, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। सर, इसमें पहले फेज में क्या बुजुर्गों को भी शामिल कर रहे हैं? पहले फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स का सबसे पहले किया जाएगा और वही प्रोटोकॉल है बताया गया। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन 50 ईयर्स से अबव। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो था कि 6 करोड़ लोग होंगे, लेकिन बीते दिन जो खबर है कि शिक्षकों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, तो उनकी संख्या बढ़ेगी? नहीं, उससे देखो संख्या का क्या होता है कि पहले अंदाजा लगाया गया था कि भाई हेल्थ केयर वर्कर्स 3 लाख से ज़्यादा होंगे, 4 लाख होंगे या 4.5 लाख होंगे। तो 2,25,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो नंबर्स, टीचर्स के जो नंबर जुड़ेंगे उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है वैक्सीनेशन को लेकर के? किस तरीके की तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात कर रहे हैं वैक्सीन की, तो वैक्सीन का जो इंतजार था वो लगभग अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से 12 या 13 जनवरी को वैक्सीन दिल्ली के अंदर आ जाएगी और वैक्सीन की जो तैयारी है दिल्ली सरकार की
वो लगभग कह सकते हैं पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार तैयार है। और दिल्ली सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया जा रहा है जैसे ही उन तक वैक्सीन आएगी वो वैक्सीन की जो प्रक्रिया होगी यानी कि लोगों तक पहुंचाने की वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर बात करें कि वैक्सीन सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को लगाई जाएगी यानी कि जो डॉक्टर हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी ताकि जो कोरोना जो खतरा उन लोगों को बना हुआ है तो वो कम से कम वो खतरा पहले सबसे पहले दूर किया जाए। मगर बात करें उसके बाद की प्रक्रिया की तो उसके बाद जिस तरीके से कह सकते हैं वॉलंटियर हुए चाहे वो पुलिसकर्मी हैं या फिर सोशल सिविल डिफेंस के जवान हैं या फिर सोशल कह सकते हैं एमसीडी के जवान हैं या फिर कहें कह सकते हैं और भी जो पुलिसकर्मी हैं हम सबको दिए जाएगा मगर उसके बाद कहीं ना कहीं जनता को तक दिया जाएगा। मगर इसके लिए दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जाए मगर लगता नहीं है कि अभी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति की जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार इसको कहीं ना कहीं कुछ चार्जिंग के द्वारा दी जा सकती है और मगर क्या अभी दिल्ली सरकार उसको फ्री देने की बात कर रही है। मगर जिस तरीके से वैक्सीन दी जाएगी वो लगभग जनता के लिए तय है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आ चुकी है और कहीं ना कहीं अब दिल्ली के अंदर और राज्यों के अंदर भी वैक्सीन पहुंच जाएगी। मगर देखना जिस तरीके से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है वो लगभग तय हो चुकी है। यहां तक कि जो ड्राई रन था वो भी जी बिल्कुल राजीव, इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं सियासत अब होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों की सरकारें ये कह रही हैं कि मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाएगा और इसके अलावा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी शुरुआत में ये कहा था कि शुरुआत में जिन कोरोना योद्धाओं को ये लगेगी तो मुफ्त में लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के सियासत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं देश में बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू का असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से डर का माहौल बर्ड फ्लू को लेकर के बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी शनिवार को इस बीमारी के प्रकोप की पुष्टि हुई है और अब 7वां राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है इससे प्रभावित। दरअसल कानपुर चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद सील कर दिया गया है। 4 पक्षियों की मौत की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि वहां पर हुई है और प्रशासन के साथ इलाके के निवासी भी अब अलर्ट हो गए हैं। वहीं चिड़ियाघर में बाड़े के सभी पक्षियों को मारने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया है और यहां भी कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। लखनऊ चिड़ियाघर के पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद चिड़ियाघर का बर्ड सेक्शन बंद कर दिया गया है। बर्ड हाउस में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है और दोनों पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एवियन इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होने के कारण दिल्ली पहले से ही वीक जोन में है। लगातार कई दिनों तक दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर मरने वाले कौवों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया है कि गाजीपुर पोल्ट्री फार्म जो है वो 10 दिनों के लिए बंद रहेगा, जबकि जिंदा पक्षियों के आयात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और दिल्ली के हर जिले में निगरानी के लिए सर्विलांस टीम भी बनाई गई है। पशुओं के डॉक्टर लगातार सर्वे कर रहे हैं और वहीं केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात पहले से ही बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। लगातार सामने आ रहे हैं। लखनऊ जू का बर्ड सेक्शन भी बंद कर दिया गया है और अब उत्तर प्रदेश में भी इस मामले की जो है पुष्टि हुई है कि उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू फैल रहा है। कानपुर में नया मामला सामने आने के बाद वहां पर पक्षियों को मारने का भी फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, क्योंकि सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, केरल और हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और उसके बाद अब गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं जहां पर बड़ी संख्या में कौवों की मौत हुई है। बत्तखों की भी संजय झील में मौत हो चुकी है और ऐसे में जो टीम है, वहां पर जो टीम बनाई गई है निगरानी के लिए, उसकी तरफ से सैंपल भेजे गए हैं। जांच के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वहां पर बर्ड फ्लू फैल चुका है या फिर नहीं। लेकिन एहतियात के तौर पर दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पोल्ट्री फार्म को भी बंद किया गया है, जो सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म है दिल्ली में, उसको 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और इसके अलावा जो जिंदा पक्षी जिनका आयात किया जाता है उन पर भी फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में किसी भी प्रकार के जिंदा पक्षियों का आयात अब नहीं होगा। कानपुर चिड़ियाघर में पक्षियों के मारने का आदेश दे दिया गया है। देश भर में अलग अलग जगहों पर बर्ड फ्लू का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और अब तक 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि
कई राज्यों में अगर बात की जाए तो सैंपल ज़रूर भेजे गए हैं, चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर मुंबई की बात हो। इस तरीके के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि जिंदा पक्षी मर रहे हैं बड़ी संख्या में, चाहे वो कौओं की बात हो या मुर्गों की बात हो। लेकिन अभी तक पुष्टि जो है वो कई राज्यों में नहीं हो पाई है, क्योंकि जांच के लिए सैंपल जो है वो भेजे गए हैं, उनका परिणाम आना बाकी है। लेकिन अब तक 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इन राज्यों में पहले ही पुष्टि हो चुकी है और अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर ये इंसानों में फैलना शुरू हो जाए तो इसकी जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है, 60% तक इसकी मृत्यु दर है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।